चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 हम कर रहे थे, तो हमने हाफ किया था लगभग, बाकी का अब हम कर लेते। रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। अभी तक हमने ये देखा था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि अगर कोई भी हमारे पास असेट है और अगर उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है उसके रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस लिख लेते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट कैसे हम पता लगाते हैं, तो हमें कैश जनरेटिंग यूनिट का पता लगाना होता है। अगर इंडिविजुअल असेट ऐसी है जिसका अलग से एक इंडिविजुअल असेट कैपेबल नहीं है कैश जनरेट करने में, तो हम मिनिमम ग्रुप ऑफ असेट देखते हैं जिससे हमारा कैश जनरेट हो सकता है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी डिटरमाइंड कंसिस्टेंटली। तो हमें क्या करना है, लगातार देखना है कि कैरिंग अमाउंट कितना है कैश जनरेटिंग यूनिट का, और रिकवरेबल अमाउंट पता लगाना है ना। कैरिंग अमाउंट तो सबका टोटल हो जाएगा जो भी WDV आ रहा है, और दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लाइबिलिटीज ओनली इफ द लाइबिलिटी इज नेसेसरी टू कंसीडर टू डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट। कई बार क्या होता है, हमने कोई असेट है उसके लिए लोन लिया है, तो हमारे पास असेट जो दिखाई दे रही है एक्चुअल में तो हमारा पैसा है ही नहीं, हमने तो लोन ले रखा है, तो नेट फिगर हम देख लेते हैं जिसमें अगर इफ द डिस्पोजल ऑफ, या फिर हम जब बेचते हैं तो हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें अगर इफ द डिस्पोजल ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट वो रिक्वायर द बायर टू टेक ओवर ए लाइबिलिटी, तो उसे भी बेचने के लिए कोई लाइबिलिटी हमें टेक ओवर करनी पड़ेगी, तो उसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं और नेट सेलिंग प्राइस ही हम देखते हैं। In order to perform a meaningful comparison between the carrying amount of the cash generating unit and recoverable amount, the carrying amount of the liability is deducted in determining both the cash generating units value in use and its carrying amount। तो हम ना केवल एक जगह से लाइबिलिटी को लेस करेंगे बल्कि दोनों जगह से करेंगे, कैरिंग अमाउंट में से भी लेस करेंगे और रिकवरेबल अमाउंट से भी, क्योंकि दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। For practical reasons, the recoverable amount of a cash generating unit is sometimes determined after consideration of assets that are not part of the cash generating unit or liability that have already been recognized. In such a cases, the carrying amount of cash generating unit is increased by the carrying amount of those assets and decreased by the amount. तो ये कह रखा है प्रैक्टिकल रीजन से हम कैश जनरेटिंग यूनिट में कुछ ऐसी एसेट भी ऐड करते हैं जो फिलहाल उस कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट नहीं है लेकिन बिना उसके काम नहीं चलेगा, और कोई ऐसी लाइबिलिटी भी लेस करते हैं जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 3, ए कंपनी ऑपरेट्स ए माइन in a country where legislation requires that the owner must restore the site on completion of mining operation। आप जमीन में से निकाल रहे हैं, तो जब माइनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे पहले साइट थी वैसे ही आपको बनानी पड़ेगी। The cost of restoration include the replacement of the overburden which must be removed before mining operation commence। जब आप जमीन के नीचे से कुछ निकालेंगे तो पहले उसे खोदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी, तो वापस भी करना पड़ेगा। A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed। The amount provided was recognized as a part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's life। The carrying amount of the provision of restoration is 50 lakh, which is equal to the present value of the restoration cost। तो ये देख कह रखा है कि 50 लाख रुपए रिस्टोरेशन कॉस्ट है जो हमने डाल रखी है। द एंटरप्राइज इज टेस्टिंग द माइन फॉर इम्पेयरमेंट। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन इज द माइन एज ए होल। द एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड वेरियस ऑफर्स टू बाय द माइन एट ए प्राइस ऑफ अराउंड 80 lakh। This price encompasses the fact that the buyer will take over the obligation to restore the overburden। Disposal costs of mine are negligible। The value of use is 1 crore 20 lakh excluding restoration cost। Carrying amount is 1 crore। इसका मतलब
कि हमारी एक बुक वैल्यू दे रखी है 1 करोड़ रुपए, इसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे रखा है 80 लाख, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है रिस्टोरेशन कॉस्ट जो 50 लाख है, और बुक वैल्यू में तो हमारा लिखा हुआ ही है, और 1 करोड़ 20 लाख हमारा वैल्यू इन यूज है, मतलब हमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख का इससे बेनिफिट हमें मिल जाएगा। द नेट सेलिंग प्राइस इज 80 लाख, ये तो हमें पता चल रहा है सेलिंग प्राइस 80 लाख है। दिस अमाउंट कंसिडर रिस्टोरेशन कॉस्ट दैट हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर एज ए consequence the value in use for cash generating units determined after considering the recognition restoration cost। तो हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए बता रखा है वैल्यू इन यूज जो हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें 50 लाख रुपए का तो बाद में रिस्टोरेशन का खर्चा हो जाएगा, तो नेट कॉस्ट हमारी कितनी आएगी 70 लाख। तो वैल्यू इन यूज कितनी है 70 लाख, सेलिंग प्राइस क्या है 80 लाख, इन दोनों में जो भी ज्यादा होता है वो रिकवरेबल अमाउंट होता है, तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया 80 लाख। तो 80 लाख रुपए हमें मिल सकते हैं, और अगर हम कैरिंग अमाउंट बोलें तो वो 1 करोड़ है, उसमें से भी अगर हम 50 लाख लेस करेंगे तो हमारी कैरिंग अमाउंट आएगी 50 लाख। तो कैरिंग अमाउंट हमारी ज्यादा है तो ही इंपेयरमेंट लॉस होता है, यहां तो कैरिंग अमाउंट कम है ना, तो इंपेयरमेंट लॉस थोड़ी ना, इंपेयरमेंट लॉस कब होगा, कैरिंग अमाउंट कम ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है या रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हम कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस हो गया, तो यहां पर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। गुडविल की बात करें, गुडविल डज नॉट जनरेट कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली, अकेले अकेले गुडविल तो कुछ पैसा लाएगी नहीं, तो गुडविल को हम इंडिविजुअल एसेट की तरह तो ट्रीट कर नहीं सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, एज ए कॉन्सिक्वेंस इफ देर इज एन इंडिकेशन कि गुडविल इंपेयर हो गई है तो हमें एक पूरी कैश जनरेटिंग यूनिट का पता लगाना पड़ेगा जिस कैश जनरेटिंग यूनिट से गुडविल बिलोंग करती है, फिर उसे कंपेयर करेंगे, अकेले गुडविल को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, an enterprise applies the bottom up test only. If it is not possible to allocate goodwill on a reasonable and consistent basis, an enterprise applies both the bottom up test and top down test। इसके दो टेस्ट होते हैं गुडविल के, एक टॉप बॉटम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ हम जाए, उसमें हमें अभी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देख लेंगे। कॉर्पोरेट असेट्स, key characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflow independently from other assets or group of assets, and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash generating unit under review। तो उनकी बात ही खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्डिंग ऑफ हेडक्वार्टर और ए डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज, ईडीपी इक्विपमेंट और ए रिसर्च सेंटर, in testing a cash generating unit for impairment, an enterprise should identify all the corporate assets that relate to the cash generating unit under review. For each identified corporate asset, if the carrying amount of corporate asset can be allocated on a reasonable and consistent basis to the cash generating unit, an enterprise should apply the bottom up test only, and if the carrying amount of corporate asset cannot be allocated on a reasonable and consistent basis to the cash generating unit under review, an enterprise should apply both the bottom up and top down test। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर अगर कैरिंग अमाउंट एलोकेट हम कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर, रीजनेबल बेसिस पर, तो हमें बॉटम अप टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसमें ये लिखा है, जैसे कि हमारे पास एक डिवीजन है और इसमें इंपेयरमेंट को चेक करना है कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए, और एंटरप्राइज को कॉर्पोरेट एसेट, हमने बात करी बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट एसेट होती हैं जो
सीधा सीधा कैश जनरेटिंग यूनिट्स से रिलेटेड नहीं होती हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है, बट उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। अगर वो रिलेट करती हैं किसी कैश जनरेटिंग यूनिट से, उससे कॉर्पोरेट एसेट से हमारा कैश जनरेट तो नहीं होता है, बट जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी तो यूज में आ रही है, बट हमारे पास कोई ऐसा अलग से कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी एसेट्स हैं जिससे सीधा जनरेट नहीं हो रहा है कैश, बट वो रिलेट करता है उससे, तो उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा कॉर्पोरेट एसेट को भी। जैसे हमने कई बार कोई पेटेंट लिया होता है या कोई अलग से कॉपीराइट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो कैश जनरेटिंग यूनिट से उसे हम अंडर रिव्यू से मैच करेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, क्या हम किसी सिस्टमेटिक बेसिस से कैश जनरेटिंग यूनिट को डाल सकते हैं या नहीं। मान लिया कैश जनरेटिंग यूनिट में हमारे पास बहुत सारी एसेट है, तो हम अपनी कॉर्पोरेट एसेट में कैश जनरेटिंग यूनिट एक ही नहीं है, और भी है, मतलब ये भी है और भी है। तो लिखा है इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट एसेट can be allocated on reasonable and consistent basis to the cash generating unit under review, and enterprise should apply the bottom up test only। bottom up test मतलब नीचे से हायरकी से ऊपर की तरफ जाती है। तो जो जैसे अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो एम्प्लॉई सबसे नीचे आते हैं और मैनेजर सबसे ऊपर आते हैं। इसी हायरकी में अगर हम अपनी असेट्स की बात करें कैश जनरेटिंग यूनिट्स में, तो हम बॉटम अप टेस्ट जाएगा और हम इसको उस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारी कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट नहीं हो सकती है किसी रीजनेबल बेसिस से कैश जनरेटिंग यूनिट में, हम नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों टेस्ट देखने हैं, दोनों करना है जिसमें हमारे को लगेगा कि ज्यादा ठीक है। तो ये एक आपको बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लाइन लिखनी है इसमें इससे रिलेटेड, कि अगर हम कॉर्पोरेट एसेट को कैश जनरेटिंग यूनिट में रीजनेबल बेसिस पर डाल सकते हैं तो बॉटम अप टेस्ट करेंगे, और अगर नहीं डाल सकते हैं तो दोनों बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट हम दोनों ही करने वाले। इतना सा आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल एज इट इज इजी लैंग्वेज में लिखना है। इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ए कैश जनरेटिंग यूनिट, तो impairment loss should be allocated to reduce the carrying amount of the asset of unit in the following order. First, to goodwill allocated to cash generating unit. Second, to the other asset of the unit on a pro rata basis based on the carrying amount of each asset in the unit. अब देखो हमने क्या करा, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया कैश जनरेटिंग यूनिट में, कैश जनरेटिंग यूनिट में लॉस हो गया मान लिया 5 लाख रुपए का, इम्पेयरमेंट लॉस हमें पता चल गया 5 लाख, क्योंकि इंडिविजुअल असेट की वैल्यू को हम पता नहीं लगा रहे थे, हमने टोटल करा, टोटल हमने देखा इम्पेयरमेंट लॉस 5 लाख का है। अब इस 5 लाख को कैसे बांटेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर मान लिया 10 असेट्स है, तो इस 10 असेट में कैसे बांटेंगे, तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो गुडविल को खत्म करो। अगर इस कैश जनरेटिंग यूनिट में कोई भी गुडविल या एलोकेशन है गुडविल का, उसे खत्म करो, और अगर उसके बाद भी कुछ बचेगा तो उसको सारी एसेट के कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांट। जैसे मान लिया ये 10 एसेट है, इनकी कैरिंग अमाउंट है 50 लाख रुपए, सबकी अलग अलग मिलाकर, और इम्पेयरमेंट लॉस है 5 लाख, तो 10% का लॉस हो गया ना एक तरीके से। 50 लाख की टोटल एसेट पर 5 लाख का लॉस है, तो हर एक एसेट में 10-10% लेस कर देंगे, तो इसका मतलब उनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। This reduction in carrying amount should be treated as impairment loss on individual asset। ये जो लॉस माइनस होगा हर एक एसेट में से, इन्हें इंडिविजुअल एसेट का लॉस माना जाएगा। The carrying amount of an asset should not be reduced below the highest of its net selling price। अगर हमें किसी भी एसेट का नेट सेलिंग प्राइस पता है तो उससे कम हमें किसी भी हालत में नहीं करना है कैरिंग अमाउंट को। वैल्यू न्यूज, क्योंकि इन दोनों से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, और जीरो से लेस नहीं करना चाहिए, मतलब में नेगेटिव वैल्यू भी नहीं करने देनी है किसी एसेट की। जैसे हमने रेशो बांटा और रेशो में कोई वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो वो भी हमें नहीं करनी है, जीरो से नीचे उसको नहीं पहुंचाना। The amount of the impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset should be allocated to other assets of the unit pro rata basis,
After the requirement of impairment loss have been applied, a liability should be recognized for any remaining amount of an impairment loss for cash generating unit if that is required by another accounting standard. कोई हमें liability create करने की जरूरत है तो हम उसे भी बना देंगे. Example number 5. A machine has suffered physical damage but is still working. तो फिजिकल डैमेज होने के बाद भी काम कर रही है मशीन, ऑल्दो नॉट एज वेल एज इट यूज टू, ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है बट काम कर रही है. द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन इज लेस देन कैरिंग अमाउंट. द मशीन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो. द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप में मशीन है और that are largely independent of cash inflow from other assets to which machine belongs. Their coverable amount of the production line show that the production line taken as a whole is not impaired. देखो ये कह रखा है कि मान लिया एक मशीन टूट गई, खराब हो गई, तो इंडिपेंडेंट तो कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है. एक कैश जनरेटिंग यूनिट को मान लिया 10 असेट्स मिलकर काम कर कर कैश जनरेट करती है, उनमें से एक असेट खराब होने की वजह से, टूट फूट होने की वजह से वैल्यू डाउन हो. तो हमें ये तो पता चल रहा है कि पूरे की वैल्यू डाउन नहीं हुई है क्योंकि एक ही एसेट टूटने की वजह से, डैमेज होने की वजह से खराब हुई है. तो हम इस वजह से पूरे के पूरे को हम डैमेज थोड़ी ना मान लेंगे और उसको इंपेयरमेंट में थोड़ी ना डाल देंगे. तो अब हमें क्या है, एजम्पशन नंबर 1, बजट फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट नो कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन. मान लिया हम ये मान रहे हैं कि मशीन को बदलने के बारे में अभी कोई विचार नहीं है. The recoverable amount of the machine alone cannot be estimated since machine value in use may differ from the selling price and can be determined only for the cash generating unit to which machine belongs. तो वैल्यू इन यूज का तो हम ढंग से पता नहीं लगा सकते. द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट इम्पेयर्ड, लेकिन प्रोडक्शन लाइन में कोई दिक्कत नहीं है. नो impairment loss is recognized for the machine. Nevertheless, the enterprise may need to reassess the depreciation period or depreciation method for the machine. Perhaps a shorter depreciation period or a faster depreciation method is required to reflect the expected remaining useful life of the machine or better. तो ये कह रहे हैं अगर या तो मशीन बदलने के बारे में बात हो रही हो तो ठीक है, नहीं हो रही है तो इसकी वजह से पूरा इंपेयरमेंट लॉस टेस्ट करना सेंसिबल नहीं है. हाँ, इस पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दो क्योंकि डैमेज हो गई है, या फिर आप इसका लाइफ कम कर दो, उस हिसाब से नया डेप्रिसिएशन लगा दो. ये हमारी एक बात हो रही. Assumption number 2. Budget forecast approved by management reflects a commitment of management to replace the machine and sell it in the near future. हमने ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसे बेच देंगे मशीन. Cash flow from continuing use of machine until it's disposable are estimated to be negligible. हमें वो ज्यादा नहीं है, तो machine values used can be estimated to close to net selling price. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मशीन का जो वैल्यू है लगभग सेलिंग प्राइस के बराबर है. Therefore, the recoverable amount of a machine can be determined, मतलब वही net selling price, and no consideration is given to cash generating unit. Since the machine net selling price is less than carrying amount, तो impairment loss केवल इसी मशीन का आप रिकॉग्नाइज करो. इसका मतलब अगर मान लिया हमने मशीन को नहीं बेचना है तो इम्पेयरमेंट लॉस टेस्ट मत करो, उसका डेप्रिसिएशन चेंज कर दो. अगर हम नियर फ्यूचर में मशीन को बेचने वाले हैं तो इसका मतलब इसका नेट सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाएगा कितना है, और वो हमेशा कम ही होगा क्योंकि डैमेज हो गई है कैरिंग अमाउंट के मुकाबले मशीन. तो उस लॉस को इम्पेयरमेंट लॉस मान के केवल इसी पर्टिकुलर मशीन का लिख लो, पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का नहीं, क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ठीक है. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, हम कभी भी अपने इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कब करेंगे? एन एंटरप्राइज शुड असेस एट ईच बैलेंस शीट डेट वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन कि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं. ये हमें हर एक ईयर पर देखना पड़ेगा. ठीक है. अगर इंडिकेशन है तो इन्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस को लिखना पड़ेगा. और लेकिन इन प्रायर अकाउंटिंग पीरियड अगर हमने कुछ किया है और अब रिवर्स करने की जरूरत है तो वो भी हमें करना पड़ सकता है. इफ इट इज द केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट शुड बी इंक्रीज्ड टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट,
That increase is a reversal of impairment loss. Indication of the potential decrease in an impairment loss are mainly mirror the indication of a potential impairment loss discussed above. मतलब जो impairment loss के लिए हमने करा सारा कैलकुलेशन वही हमने दोबारा किया और हमें पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट वगैरह ज्यादा है कम होने की बजाय. The concept of materiality applies in identifying whether an impairment loss recognized in prior accounting period may need to be reversed and recoverable amount of asset determined. मान लिया हमने 5 लाख रुपए की एसेट थी, 2 लाख का लॉस इम्पेयरमेंट लॉस लिख दिया और उसे 3 लाख कर दिया. अब हम देख रहे हैं कि भैया हमारी इसकी वैल्यू तो 4 लाख आ रही है रिकवरेबल अमाउंट, तो 1 लाख जो बढ़ाने की बात हो रही है वो असल में पिछला लॉस रिवर्स करने की बात आ रही है. तो ये लिखा है कि हम देखेंगे मेटेरियलिटी कितना है. तो हम रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर एन इंडिविजुअल एसेट, केस नंबर 1. If impairment loss was written off to P&L account, then the reversal of impairment loss should be recognized as income of the financial statement immediately. पिछले सालों में अगर हमने लॉस डाल दिया था P&L में, तो अब उसको रिवर्स कर दो P&L में इमीडिएट. केस नंबर 2, if impairment loss was adjusted with the revaluation reserve, then the reversal of impairment loss will be written back to the reserve account. अगर हमने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व बनी थी, याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या होता है, अगर कोई एसेट की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व बना और अब पता चला इंपेयरमेंट लॉस है, उसकी वैल्यू कम करना है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमने एडजस्ट कर दिया, अब वापस से रिवर्स कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही एडजस्ट कर देंगे. बट इन केस द इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ड्यू टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस should not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization or determined has no impairment loss have been recognized for the asset in prior period. This is mainly because any further increase in value of asset is revaluation which is generated by AS10. तो मान लिया हमने 2 लाख रुपए पहले कम करे थे, तो ये कह रहे हैं 2 लाख तक ही बढ़ा सकते हो आप, उससे ज्यादा बढ़ाना है तो फिर वो इम्पेयरमेंट को रिवर्स नहीं कर रहे हो, फिर तो रिवैल्यूएशन हो रहा है जो हम AS10 में करते थे. तो वहां का मुद्दा है, वो यहाँ का नहीं है. यहाँ केवल आप कितना रिवर्स कर सकते हो, मैक्सिमम जितना आपने पहले लॉस लिखा था उससे ज्यादा रिवर्स नहीं करेंगे. डेप्रिसिएशन इंपैक्ट पोस्ट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. आपने इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर दिया तो उसका डेप्रिसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. आफ्टर ए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द एसेट शुड बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पीरियड. तो उससे भी चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ा दी है हमने, रिमेनिंग लाइफ में उसे एडजस्ट कर देंगे. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ए कैश जनरेटिंग यूनिट. अगर इकलौती एसेट कैश जनरेटिंग नहीं है तो हमने सारी एसेट को कैश जनरेटिंग यूनिट को हमने इम्पेयरमेंट लॉस में डाला होगा. तो रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ए कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी एलोकेटेड टू इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन फॉलोइंग ऑर्डर. फर्स्ट, असेट्स अदर देन गुडविल. देखो हमने क्या करा था, याद करो, सबसे पहले किसे कम करा था, नंबर 1 पे हमने गुडविल को कम करा था, और नंबर 2 पर किसे करा था, अदर असेट्स को. तो अब कह रहे हैं कि जब वापस करोगे तो पहले अदर असेट को करो फिर गुडविल को करो. ठीक है, समझ रहे हो. तो फर्स्ट असेट्स अदर देन गुडविल ऑन प्रोराटा बेसिस, और फिर उसके बाद गुडविल. तो जब हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, पहले गुडविल बाद में अदर असेट, रिवर्स करेंगे पहले अदर असेट फिर गुडविल. In allocating a reversal of impairment loss for the cash generating unit, the carrying amount of assets should not be increased above the lower of recoverable amount or carrying amount. अगर impairment loss नहीं हुआ था पिछली बार, वो ये ना, आपको बार बार क्या बोला जा रहा है, जितना impairment loss पिछली बार था उससे ज्यादा रिवर्स नहीं करोगे आप. तो जितना पिछली बार था वो, अगर मान लिया उसकी रिकवरेबल अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाओगे. मान लिया सेलिंग प्राइस है 5 लाख, आप 6 लाख थोड़ी ना कर दोगे, फिर इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा वो. तो ये एक सेंसिबल बात देखो, हम कैसे इम्पेयरमेंट लॉस का पता लगाते हैं कि मान लिया बुक वैल्यू है 5 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है
रिकवरेबल अमाउंट है 4 लाख, तो हम कहते हैं 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब अगर आप मान लिया कह रहे हो इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना है, क्योंकि ये है 3 लाख बुक वैल्यू, तो इसे 3 लाख से 5 लाख नहीं कर सकते, क्योंकि रिकवरेबल से फिर बढ़ा दिया, फिर 1 लाख का लॉस करोगे। तो ये बात बोल रखी है। The amount of the reversal of the impairment loss that would otherwise have been allocated to the asset should be allocated to the other asset on pro rata basis, वही बेसिस से हम बांट देंगे। गुडविल के लिए क्या बात हो रखी है? दिस स्टेटमेंट डज नॉट परमिट एन इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिवर्स फॉर गुडविल बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेट. An impairment loss recognized for goodwill should not be reversed in a subsequent period unless the impairment loss was caused by a specific external event of an exceptional nature that is not expected to recur, या subsequent external event have occurred that reverse the effect of that event. देखिए गुडविल पे डेंट लगना बहुत आसान होता है, बट वापस से गुडविल जनरेट करना, नाम कमाना दोबारा से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। गुडविल कमाने में तो 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं, लेकिन गुडविल गंवाने में एक नेगेटिव बात बाहर आती है और गुडविल खत्म हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सल आप गुडविल उसी सिचुएशन में करें जब आपको लगे कि हाँ वाकई में कुछ ऐसी वजह से गुडविल पहले हमने इम्पेयरमेंट किया था कि वो अब दोबारा से बात नहीं होगी, या लोगों के सेंटिमेंट या एक आम राय ये हो गई है कि हाँ भाई वो एक सिचुएशन एक्सेप्शनल नेचर की थी, अब दोबारा नहीं होगी। ठीक है। इम्पेयरमेंट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, द अप्रूवल एंड अनाउंसमेंट ऑफ ए प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस is an indication that the asset attributable to the discontinuing operation may be impaired, or that an impairment loss previously recognized should have been increased or reversed. जैसे ही आप कहते हैं हम कुछ काम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, तो फिर तो आपका लॉस तय है, 99% की लॉस ही होगा जब आप डिसकंटिन्यू करेंगे, काम को बंद करेंगे तो। In applying this statement to discontinuing operation, enterprise determines whether the recoverable amount is assessed for individual asset or cash generating unit, उसी हिसाब से हम चेक कर लेंगे। For example, if the enterprise sell the discontinuing operation substantially in its entirely, none of the asset of the discontinuing operation generate cash inflow independently from other asset. Therefore, the recoverable amount is determined for discontinuing operation as a whole. एंड इम्पेयरमेंट लॉस अगर कुछ भी हुआ तो वो सारी की सारी एसेट्स में बांट दिया जाएगा, जो भी हम एसेट को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इफ द एंटरप्राइज डिस्पोजेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन अदर वेज सच एज पीसफुल सेल्स, द रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमाइंड फॉर इंडिविजुअल एसेट। तो हम उसे अनलेस द एसेट आर सोल्ड, तो उसे इंडिविजुअली देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके बेच रहे हैं तो। If the enterprise abandoned the discontinuing operation, the recoverable amount is determined for individual asset as set out in the state. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इन्होंने सोचा डिसकंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन बाद में बेचेंगे, तो उसके लिए इंडिविजुअल एसेट की बुक वैल्यू के हिसाब से चले। अब आपको लग रहा होगा यार इतनी सारी बातें, इतनी थ्योरी है, इतना बकवास चल रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, ज्यादा सर के ऊपर से जा रहा है। तो बेसिकली क्या है तो कि या तो इसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा साथ के साथ इलस्ट्रेशन करने पड़ते, आपके लेवल पर उतना ज्यादा नहीं है, थ्योरी ज्यादा है। कुछ हम क्वेश्चन एग्जांपल लास्ट में करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा ये आप फाइनल लेवल पर आएंगे कि एक एक चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो फाइनल लेवल वाली चीज यहाँ तो लाया नहीं जा सकता है। अब हमारी मजबूरी है कि थ्योरी तो है लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल डाल देंगे, तो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम एक एक हफ्ता पढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा आपके स्टडी मटेरियल से देखा कि उसमें कितने क्वेश्चंस है नहीं है, उस हिसाब से हमने डाला है। ये नो कि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी, बट अभी जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ही थ्योरी आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में आएगी। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ ए प्लान, negotiations with the potential purchases of the discontinuing operation or actual binding sale agreement may indicate that the asset of discontinuing operation may be further impaired or impairment loss recognized should be decreased. देखिए जब हम कोई बिजनेस बेच रहे होते हैं तो हमारा तय होता है हम कौन खरीदेगा, कितने में बेचेंगे, हम उस हिसाब से हम इम्पेयरमेंट लॉस का हिसाब कर सकते हैं। डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा फॉर ईच क्लास ऑफ असेट्स,
financial statement should disclose the amount of impairment loss recognized in the statement of P&L, है ना, कितना आपने लॉस लिखा है, और अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, अगर कोई रिवर्स किया आपने वो भी सब लिखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन से आपने कुछ इम्पेयरमेंट लॉस लिखा है वो लिखना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिवैल्यूएशन से रिवर्स हुआ है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड did in a reconciliation of carrying amount of fixed asset at the beginning and at the end of year as per the accounting standard 10, क्योंकि उसमें बताया जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बीच में रिकॉन्सिलेशन बनाइए कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। एन एंटरप्राइज दैट अप्लाइज AS 17 segment reporting should disclose the following for each reportable segment: the amount of impairment loss recognized in the statement of P&L and directly against revaluation, कितना हुआ हर सेगमेंट के बारे में बताना पड़ेगा और रिवर्सल भी हर सेगमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। If impairment loss for an individual asset or cash generating unit is recognized or reversed during the period is material to the financial statement, तो इन्हें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस बताने पड़ेंगे, क्या इवेंट और सर्कमस्टेंसेस थे और अमाउंट क्या था, तो दोनों चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इंडिविजुअल एसेट के लिए नेचर क्या था एसेट का, रिपोर्टेबल सेगमेंट से कौन से सेगमेंट से बिलोंग करती है एसेट, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कैश जनरेटिंग यूनिट है तो आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं, क्या जियोग्राफिकल एरिया है, और इम्पेयरमेंट लॉस आपने जो भी लिखा है वो सब बताना पड़ेगा। इफ द एग्रीगेट ऑफ एसेट for identifying the cash generating unit has changed since the previous estimate of the cash generating unit recoverable amount, the enterprise should describe the current and former way of aggregating assets and the reason for changing the way of cash generating unit is identified. तो अगर हमने जो assets को जोड़ा है वो पहले cash generating unit में कुछ और थी, अब कुछ और करी है, मान लिया हमने पहले 10 asset बोला cash generating unit में, अब 12 asset बोल रहे हैं, तो क्यों 10 से 12 हो रही है वो भी आपको बताना पड़ेगा। अब हमने जो रिकवरेबल अमाउंट लिया है वो क्या लिया, दो चीजों में से जो ज्यादा होता है लेते हैं, नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, तो वो क्या कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट नेट सेलिंग प्राइस है तो नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकाला है आपने, और रिकवरेबल अमाउंट अगर वैल्यू इन यूज है तो डिस्काउंट रेट क्या लिया है, क्या एस्टिमेट लिया है, प्रीवियस एस्टिमेट क्या थे, वो सारे बताने पड़ेंगे। इफ इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड और रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मटेरियल, तो हमें उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि मेन क्लासेस ऑफ असेट्स कौन सी हैं जो इफेक्ट हो रही हैं, मेन इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है, और एंटरप्राइज इज एनकरेज टू डिस्क्लोज की एजम्पशन यूज टू डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट। ये सारी बातें, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, अर्गो इंडस्ट्रीज हैं और इन्होंने कुछ एस्टिमेट बता रखे हैं। कैश फ्लो रिलेटेड टू पीपीई डिस्काउंटिंग रेट 15% है और आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 साल में कितने लाख का कैश इनफ्लो आएगा ये हमें बता रखा है। तो ये वैल्यू इन यूज के लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी वो बता रखा है। प्लांटेड इक्विपमेंट हमने खरीदा था 1 साल पहले, हमने 1/1/20 को खरीदा था 2 साल पहले, 31/12/2021 है, 2 साल हो गए हैं। उस दिन के बारे में हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं। और यूजफुल लाइफ हमने 8 साल सोची थी। नेट सेलिंग प्राइस 20,000 आ रही है, लैक्स है सब में, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो नेट सेलिंग प्राइस हमारे पास इतना आ रहा है। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द 21, हमारी एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है। तो कैरिंग अमाउंट होती है बुक वैल्यू। तो हमने कितने की खरीदी थी ये, 1/1/20 को हमने 40,000 की खरीदी थी। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,000।
एट द एंड ऑफ 8 years तो क्या होता है डेप्रिसिएशन, अगर कुछ नहीं कहा तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4875। ये एनुअल हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, तो हमें अगर देखें तो हमारे को 2 साल हो गए हैं, 1 साल 2020 और एक 2021। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास 40,000 माइनस 4875 इंटू 2 कितना होता है 9750। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर खरीदने की डेट में 8 साल है ना लाइफ इसकी, इसकी 8 साल की लाइफ है। अगर 8 साल अगर हमने खरीदा है इसको 2020 में सपोज, तो 8 साल की लाइफ कहाँ तक पहुंचेगी ये 2020 एंड ये 1 जनवरी है, तो 2020 एंड 1 साल हो जाएगा, तो लास्ट 8 साल 2027 तक पहुंचेंगे। लेकिन ये 26 तक क्या रखा, तो ये डेट थोड़ी चेंज कर लो, ये जो है 2019 है। ठीक है, तो अगर ये हमने 2019 मान ले और एनुअल डेप्रिसिएशन बात करें तो 2019 एंड में 1 साल का लगा होगा, 2020 एंड में 2 साल का लगा होगा, और अब 2021 एंड में 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना बैठेगा 14,625 रुपए। तो इसकी WDV कितनी आ रही होगी 25,375। तो ये कैरिंग अमाउंट है जो पहली बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, सबसे पहले ए पॉइंट में कि इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है। दूसरा है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज होता है जो भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू। अब कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 साल बाद मिलेगा हमें, ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। मैं ईयर लिख रहा हूं, ये एक्चुअल ईयर का नाम नहीं है, ये ईयर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, ताकि मैं इजीली इसे निकलूं। कैश फ्लो कितना आएगा 4,000, 6,000, 6,000, 8,000, और 5वें साल में मेरे पास 4,000 रुपए आएंगे ये भी, और 1,000 का रेजिडुअल वैल्यू भी आएगा। तो टोटल कितना आएगा 5,000, 4,000 प्लस 1,000। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/1 प्लस रेट ऑन 100 पावर n। अब हमें रेट दिया हुआ है 15%, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस रेट की पावर n। तो कैलकुलेटर पर आप लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.15, लिखो पॉइंट, फिर एक बार और इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, और दबाइए, फिर और ये आ जाएगा। फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 4,000 इंटू 0.87, 4,536, 3,948, 4,576, और 5,000 को 0.497 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 2485, इसका टोटल करते हैं तो 19,025 आता है, और यही हमारा बी आंसर है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज होता है जो भी फ्यूचर में हमें मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम। मैक्सिमम आपसे कैलकुलेशन में ये पूछा जा सकता है। थर्ड सी है रिकवरेबल अमाउंट कितना है।
तो रिकवरेबल अमाउंट हमें बता रखा है नेट सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 लाख। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज जो भी ज्यादा हो 19,025। तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है तो ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। तो नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज में से जो भी ज्यादा हो वो क्या होता है रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट भी आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है इम्पेयरमेंट लॉस होता है इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 25,375 और जो कि ज्यादा है 20,000 से तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 5,375 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है। ये डी पार्ट का आंसर आ गया। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बड़ा सिंपल है जो अब हमारी नई रिकवरेबल अमाउंट है वही रिवाइज्ड अमाउंट आ जाएगी। तो हमारा 25,375 रुपए की कैरिंग अमाउंट है इसमें से 5,375 का इम्पेयरमेंट लॉस दिखा देंगे और 20,000 रुपए 20,000 लाख रुपए की हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी नई कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा नेक्स्ट ईयर का। तो देखो हमारे को 3 साल हो चुके हैं और हमारी लाइफ 5 साल की बची हुई है। तो हमारा एसएलएम के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होता है अब हमारी वैल्यू 20,000 है माइनस इसका वैल्यू 1,000 और ये 5 साल में राइट ऑफ करना है। तो 19,000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं 3,800 lakhs रुपीस हर साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा था जिसमें बहुत सारी हमसे कैलकुलेशन पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्स लिमिटेड is having a plant carrying amount of which is 100 lakhs on 31st March 21। बैलेंस लाइफ 5 साल की है और उसके बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो हमें बता रखा है। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज फॉर द प्लांट डिस्काउंटेड है 10%। ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इफ नेट सेलिंग प्राइस इज 60 लाख। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू इन यूज। वही ईयर अगर 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद और 5 साल बाद हमें क्या मिलेगा कैश फ्लो 50 लाख 30 लाख 30 लाख 20 लाख 20 लाख और रेजिडल वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है 5 लाख है ना। तो लास्ट ईयर में कितने आ जाएंगे 25 लाख। ये ना एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर हमें बता रखा है। कैश फ्लोज है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लेते हैं 10% के हिसाब से। तो 1 डिवाइड बाय 1.10 ये तो मुझे वैसे ही याद हो गया 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 ये सब रहते हैं। तो कैलकुलेटर पर आप करिए 1 डिवाइड बाय 1.1 0.90909 आ रहा होगा 3 डिजिट लिखना है हमें। फिर एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए क्या आ रहा है फिर के बाद ठीक है। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो 50 इंटू 0.909। एक काम करो ऑन का बटन दबाओ पहले जीटी का बटन है ना कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबाओ और ये करो 50 इंटू 0.909 और फिर लास्ट में जीटी का बटन दबा दोगे तो टोटल भी आ जाए। ठीक है 30 इंटू 0.826 कितना आ रहा है नेक्स्ट 30 इंटू 0.751 20 इंटू 0.683
and 25 into 0.621, 12.25, 15.525 और टोटल किसी काम के नहीं हो तुम, अगर पूछा जाए कुछ तो इसका टोटल बता रहे हो। जहां 45.45 पहली आइटम है, इन सबका टोटल 46 कुछ बता रहे हो आप। तो आपने बीच में ऑन का बटन दबा दिया ना, ऑन का बटन दबाते ही जीटी में सब क्लियर हो जाता है। 121.945 यही आ रहा है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू इन यूज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक तो वैल्यू इन यूज है, दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें क्या देखा बता रखा है 60 lakhs। अब हमसे पूछा है रिकवरेबल अमाउंट। क्या होता है रिकवरेबल अमाउंट? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस जो भी ज्यादा हो। तो 60 लाख और इसमें से क्या ज्यादा है? 121.945 ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज, वो हमने निकाल लिया। ऑल्सो कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, वो भी हमने निकाल लिया। हमसे बस यही पूछा है। अगर हमसे पूछा जाए कि इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में, तो कैरिंग अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो है ही नहीं, नो इम्पेयरमेंट लॉस। रीजन कि कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट ना। ऑलरेडी वैल्यू कम है तो और लॉस थोड़ी ना लिखेंगे, जबकि वैल्यू तो बढ़ी हुई है। अब तो वैल्यू बढ़ानी है या नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का काम है, जो बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited purchased a PPE 4 years ago for 150 lakhs और depreciation 10% per annum लगा रहे हैं SLM से। At the end of the 4th year, it has revalued the asset at 75 lakhs and has written off the loss on revaluation to P&L account। इन्होंने रिवेल्यूशन करा और लॉस को P&L में डाल दिया 4 साल के बाद, क्योंकि 4 साल में तो 40% डेप्रिसिएशन ही लगा होगा, 10% हर साल लग रहा है। लेकिन इन्होंने 4 साल बाद उसको 75 लाख मतलब 50% डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो एक तरीके से इन्होंने आखिरी साल में 15 लाख का एक्स्ट्रा लॉस डाल दिया P&L में, क्योंकि हर साल 15-15 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे। चौथे साल में भी 15, लेकिन 15 की बजाय 30 लगा दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी कर दी 75 लाख। हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इसकी मार्केट प्राइस 67.5 लाख थी और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख थी। मतलब नेट फिगर 67.5 लाख माइनस 3 लाख, तो 64.5 लाख एक तरीके से नेट सेलिंग प्राइस हो गया। What will be the treatment in the case in respect of impairment loss on the basis that fair value of the revaluation purpose is determined by market value and value in use is 60 lakh। तो हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट की, है ना। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास क्या होता है, देखो इन्होंने पहले तो क्या कर रखा है, कॉस्ट 150 लाख है ना। इन्होंने 4 इयर्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाया, हर साल 15 लाख, 4 साल में 60 लाख। तो इसकी WDV या बुक वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 लाख। लेकिन इन्होंने रीवैल्यूएशन लॉस 15 लाख और डाल दिया, अब 75 लाख हो गया अब रीवैल्यूएशन के बाद। तो बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट हमारी 75 लाख है। अब हम देख रहे हैं कि क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हम क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं, जो होता है नेट सेलिंग अमाउंट। नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 67.5 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज 64.5 लाख। और दूसरा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कितना है
इन दोनों में से ज्यादा क्या है? तो ये इम्पेयरमेंट लॉस भी आ गए हैं। तो कितना आ गया इम्पेयरमेंट लॉस? 75 लाख माइनस 64.5 लाख, तो 10.5 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस भी आ गया, जो पीएनएल में हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी लॉस जो डाला है वो भी पीएनएल में डाला है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस भी हमें पीएनएल अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हमें इसमें करना क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें ऐसी दे रखी थी थ्योरी में जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए थी, कैश जनरेटिंग यूनिट ये वो एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली उस सबको अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, बट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकली, ताकि आप लिख पाए अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। न्यूमेरिकल बेस्ड मुझे नहीं लगता जितना मैंने आपको कराया है या इससे ज्यादा आ जाएगा। जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, दिस इज द मैक्सिमम, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप कर पाएंगे। थ्योरी पोर्शन के लिए थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा, जो हमने अच्छे से थ्योरी देखी है सारी उसे और कवर कर लीजिएगा, ताकि हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए, एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को हम कर पाए।